नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओलिशा है और मैंने CGL 2019 सक्सेसफुली क्लियर किया है और मुझे अलॉट हुआ है पोस्ट नंबर B23 यानी कि GST इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और मैं SSC कोर चैनल को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे मौका दिया अपनी जर्नी की स्टोरी शेयर करने के लिए और अपने स्ट्रगल और अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं फ़िलहाल तो पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग हूँ और एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और उससे पहले मैं थी रूरल बैंक में ऑफिसर। तो SSC CGL जो 2019 का जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन मैंने रूरल बैंक में रहते हुए ही की थी और काफ़ी टफ था, लेकिन जब बोलते हैं ना, अगर आपको करना है तो करना ही है, राइट। तो दोस्तों, मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल, और मैंने SSC CGL और बैंकिंग की तैयारी साथ ही में शुरू करी थी। और इससे पहले भी, रूरल बैंक से भी पहले, मैं IT में काम करती थी। आई एम एन इंजीनियर बेसिकली। मैंने पहले तो B.Tech करी 4 साल, फिर इन्फोसिस में मैंने ज्वाइन करा एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैंने IT में 3 साल दिए। तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ से एक साइड से फैमिली बोलती थी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, एक साइड से दूसरे साइड से जहाँ मैं जिस एनवायरनमेंट में थी उस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर लोग IT सेक्टर में ही रहकर ग्रो करना पसंद करते थे और ज़्यादातर लोग मतलब अपनी जॉब में सेटल थे, उनको कहीं और जाना नहीं था। तो और दूसरा बात ये भी है कि मैं घर से दूर थी, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने कह सकते हो कि 3 साल IT में ही गुजार दिए। फिर मेरे पापा बोलते रहते थे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, और मेरी फैमिली भी थोड़ी बहुत मतलब गवर्नमेंट जॉब के साइड थोड़ी झुकी हुई है। मेरे पापा भी बैंक में थे, फिर चाचा बुआ ये लोग भी LIC इंश्योरेंस में और बैंक में ही थे। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ही था कि गवर्नमेंट जॉब करना था। और मतलब रेलवे में भी थे, मेरे मामा थे, नाना थे, मेरे दादाजी तो जो थे वो CAG में थे, ठीक है। तो अभी मेरे लिए थोड़ा सा था कि मुझे भी पसंद था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए, मतलब करना है, रिस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्निशन भी मिलती है। तो 3 साल बाद, मतलब 3 साल जब होने वाले थे तब मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, ठीक है। तब मैंने एक्चुअली गेट से स्टार्ट किया था और गेट क्वालिफाई भी हुई थी, लेकिन फिर देखा कि मतलब गेट से बात बन नहीं रही है। फिर उसके बाद मैंने IBPS के लिए स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जब SSC के बारे में पता चला, जैसे कि मेरा जो कज़िन ब्रदर है, ही इज़ ऑल्सो इन GST एज एन इंस्पेक्टर। वो है बेंगलोर जोन में, तो उसने SSC CGL 2017 दिया था। तो उसको मैंने जब देखा वो सिलेक्ट हुआ, फिर उसको वर्दी मिली, फिर वो मुझे फ़ोटोज़ भेजता रहता था कि वर्दी का, फिर 3 स्टार्स का। फिर जब वो वर्दी में मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ उसके लिए कि मेरा भाई जो कि मतलब यूनिफॉर्म्ड जॉब में है, एक इंस्पेक्टर के पोस्ट में। तो मुझे लगा कि वाई शुडंट आई गिव अ ट्राई, मतलब आई शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई, राइट। तब जब टाइम है, एज है, तो क्यों नहीं। मतलब चलो, अगर नहीं भी मिले तो ठीक है, लेकिन बाद में पछताना ना पड़े कि दिया नहीं है कभी। ओके। हाँ, तो दोस्तों, मैंने IBPS PO और SSC CGL 2018 दोनों फॉर्म ही भरे थे। फिर लेकिन मेरा IBPS PO बाई 0.2 मार्क्स रह गया था। मतलब मैं रिज़र्व लिस्ट में ऑब्वियसली सिलेक्ट हुई थी, लेकिन फिर मतलब बोलते हैं ना, लक ख़राब हो तो थोड़े के लिए मेरा बस रिज़र्व लिस्ट में हुआ था। और SSC CGL जो 2018 था, वहाँ उस टाइम मैंने उतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। फिर भी मैं लिस्ट 4 में, मतलब मैं DV तक पहुँची थी बाय गॉड्स ग्रेस।
लेकिन उस पर नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ CGL क्लियर। और उसके बाद मैंने फिर से RRB PO के लिए फॉर्म भरा, IBPS PO और SSC CGL 2019 के लिए साथ ही में फॉर्म भरा। और फिर RRB PO में मुझे बहुत अच्छे नंबर से मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर कोविड के टाइम ही IBPS PO का भी रिज़ल्ट आया। तो मतलब एट द सेम टाइम जब मैंने वर्किंग स्टार्ट करी RRB में, तभी मेरा मतलब 2-3 महीने में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई, अलग बात है। और CGL का तो चलो एक ही साथ फॉर्म भरा था, लेकिन अभी 20 दिन पहले ही रिज़ल्ट निकले। चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में बता देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि रूरल बैंक में काम करते करते मैंने CGL की प्रिपरेशन करी थी। उस टाइम शायद लॉकडाउन था, हाँ राइट, तो लॉकडाउन था, तो उस टाइम ऐसा होता था कि मेरा घर से बहुत ही दूर था ऑफिस। मतलब रूरल एरिया में ही था। 50 किलोमीटर्स था, तो 52 किलोमीटर्स था। तो मैं स्टेट बस से जाती थी, मैं बहुत सुबह निकलती थी। फिर पहुँचते मतलब बस में मैं अपनी नींद पूरी करती थी, ठीक है। और वापस आते टाइम मतलब मैं निकल जाती थी 4:45 बजे तक, और 7 बजे तक मैं पहुंच जाती थी। तो फिर शाम को भी मैं बस में ही सो जाती थी। तो उससे मेरा जो सोने का स्लीपिंग जो कोटा था वो कवर हो जाता था ऑलमोस्ट। और फिर क्या करती थी, मतलब ऑब्वियसली हम इंसान हैं, तो उस टाइम तो टायर्ड होना ही मतलब वाजिब है। लेकिन मैं उस टाइम क्या करती थी, आई यूज़ टू टेक अ पावर नैप यानी आपने 3 इडियट्स में शायद वीरू सहस्त्रबुद्धि वायरस को देखा होगा। तो वो जैसे कि पावर नैप लेता है 7.5 मिनट का, मैं 7.5 मिनट का नहीं लेती थी, मैं 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा पावर नैप ले लेती थी। तो उसके बाद मैं काफ़ी रिजुवनेट फील करती थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपना हर शाम को जैसे कि शायद 7:30-8 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लेती थी। तो शाम को मुझे 3 घंटे तक मिल जाते थे। और CGL 18 का तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था ही। तो मुझे ऐसा ये पता चल गया था कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे फोकस करना है और किन किन चीज़ों में फ़ोकस करना है, क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स है, ये मुझे पहले अटेम्प्ट में समझ आ गया था। और पहले अटेम्प्ट में अगर आप निकल जाते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि पहले अटेम्प्ट आपके लिए होता ही है क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, कि सिलेबस कैसा है, आप मतलब किस चीज़ में लैग कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। तो ये मुझे CGL में 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक थोड़ी सी इजी वाली और एक थोड़ी सी टफ वाली। तो मैंने 2 सीरीज़ फॉलो करी थी, क्योंकि तो उससे आपको वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ जो है ना, आप प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज़ होता है प्रीलिम्स के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि एवरी डे आप मैं यही अज्यूम करूँगी कि आप अभी वर्किंग नहीं है, ठीक है। अगर वर्किंग भी है तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1 ही घंटे का होता है प्रीलिम्स का टेस्ट। तो आप ऐसा काम कीजिए कि ऐसा करिए कि प्रीलिम्स के लिए आप हर दिन एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। दूसरे दिन मतलब अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप एवरी डे मॉर्निंग को 7 से 8 सुबह को एक टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं और फिर एक दोपहर को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और उनका एनालिसिस आप शाम को कीजिए, ठीक है। अगर आप नॉट वर्किंग है तो आप दिन में 2 टेस्ट दीजिए। अगर आप वर्किंग है तो दिन में 1 भी चलेगा, आप उसके दूसरे दिन उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और जैसे कि जीके बहुत लोगों का होता है कि मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले जीके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जीके आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मेरा ये थोड़ा सा काइंड ऑफ फेवरेट भी था, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ही स्कोर करती थी, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जीके ऐसे 2 हफ्ते एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले के लिए मत छोड़िए। ये आप एवरी डे मॉर्निंग को, अगर आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग को एक डेली शो आता है हर यूट्यूब चैनल में। तो उनका क्या बोलते हैं,
मॉर्निंग शो जिसमें करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि आपको तो पता है ना मतलब अभी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो उसमें काफ़ी हद तक जीके का पैटर्न अभी करंट अफेयर्स भी आता है, नॉट जस्ट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स भी आता है। तो करंट अफेयर्स आप अपना मॉर्निंग शो से एवरीडे कवर कर लीजिए। और उसका रिवीजन आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप हर दिन जो देख रहे हैं उसको याद भी रखना है, तो उसका रिवीजन आप हर दिन वीकली जो रिवीजन होता है, मतलब हर दिन नहीं, हर वीक उसका वीकली रिवीजन यूट्यूब चैनल से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी पॉकेट जीके जो भी पीडीएफ्स आते हैं वहाँ से आप वीकली जीके वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका इसी में 2 रिविजन्स हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो वीकली रिवीजन आपका 2 रिवीजन हो गया, फिर मंथली जो होता है ना, मंथ एंड में पूरे 4 वीक्स का जो आपका जीके होता है वो आप किसी भी जीके के पीडीएफ से आप मंथली पीडीएफ से आप लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी 3 बार रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये एक बात है, ये जीके हो गया। और स्टैटिक जीके जो है, मैं क्या करती थी, मैं उनका लिस्ट बना करके रखती थी, जैसे कि लिस्ट ऑफ गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस हो गए, फिर स्टेट कैपिटल तो इजी है, मतलब कंट्री कैपिटल, कंट्री के करेंसीज, फिर डांस फॉर्म्स, फिर फोक डांसेस, राइट, फेस्टिवल्स, ये सब का मैं चार्ट बना के रखती थी और अपने वॉल पे चिपका के रखती थी। तो मेरा होता था कि एवरी डे मैं कोई भी 3 टॉपिक्स पे अपना रिवाइज करूँ, मतलब रट्टा मारूँ बेसिकली। तो मैं जैसे कि एक दिन डांस फॉर्म हो गया, मतलब एक दिन में डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स, गवर्नर्स हो गए, दूसरे दिन में रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, करेंसीज हो गई। ठीक है, तो मैं अपना फॉर्मूला मैंने ऐसे सेट किया था, मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे सेट किया था। हाँ, और एरिथमेटिक का जो है ना, तो वो आप यूट्यूब चैनल से ही कोई भी ट्यूटर से आप सीख सकते हैं। और मेन चीज़ यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, लेकिन उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और दूसरी चीज़ है कि एक्यूरेसी और स्पीड। पहली बात आपको एक्यूरेसी में ध्यान देनी है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, मतलब करेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपको स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, जो सवाल आप 2 मिनट में कर रहे हैं उसको आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में लाना है, या फिर उससे भी कम में लाना है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री काफ़ी वास्ट चैप्टर है दोस्तों, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब में कोई भी ट्यूटर को आप फॉलो कीजिए, तो आई थिंक उससे बात बन जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और वो काफ़ी टेस्ट सीरीज़ होती है जिनके बस सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जैसे सिर्फ सर्कल पे, फिर सिर्फ ट्राइंगल्स पे। इनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए टाइमर लगा के। और आप ज़्यादा थ्योरम्स पे मत जाइए। ठीक है, आपको सॉल्व करते करते आपको समझ आ जाएगा कि, मतलब थ्योरम्स पे मत जाइए, एज इन ज़्यादा रट्टा मत मारिए। सवाल को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना, उसका आपको उतना ज़्यादा समझ आ जाए कि इसको ऐसे करना है। और कुछ सवाल तो आई थिंक ट्रिगोनोमेट्री में कुछ सवाल तो आपका बस वैल्यू पुट करने से ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 0 पुट करने से आ गया, 1 पुट करने से आ जाएगा। सेम विथ अलजेब्रा, उसका भी मतलब कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसका आ जाता है आंसर, राइट। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा। और फिर मेंसुरेशन दोस्तों, आई थिंक जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मेंसुरेशन के जो सवाल है, अगर आपको इफ़ यू आर वेरी गुड इन मेंसुरेशन देन वेल एंड गुड, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करती थी, मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को मैं लास्ट के लिए छोड़ती थी। ठीक है, मेंसुरेशन, फिर एरिथमेटिक के अगर लंबे सवाल हो तो मैं उसको लास्ट में ही छोड़ती थी, लास्ट के लिए। अगर सवाल, मतलब अगर टाइम होता है तो कर लो, मतलब लास्ट के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है आपका मॉक टेस्ट, आपको कैसे देना है। ठीक है, मेंस का, तो मेंस का जो मॉक टेस्ट है वो 2 घंटे का होता है। तो मैं इंग्लिश का, तो चलो इंग्लिश का इजी आता है, इजी टू मॉडरेट, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है। और इंग्लिश के लिए काफ़ी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो आई डोंट थिंक मुझे उसके लिए आपको कुछ अलग से बताना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है हाँ, मैथ्स, क्वांट के लिए आपको ऐसा करना है कि
आप जब सवाल खोलेंगे, किसी भी सवाल को मतलब मॉक जब खोलेंगे ना, तो किसी भी सवाल पे रुकना नहीं है। मतलब पहले स्वीप में ही आपको बस स्किम करना है। स्किम करके कि जितने भी सवाल, अगर 32 मतलब 20 टू 25 भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, मतलब आई थिंक मुझे यही लगा था कि पहले स्वीप में मतलब आप जब स्किम कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, 25 टू 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में वो सवाल आ जाते हैं। ठीक है, वो सवाल आप जल्दी से जल्दी कर देंगे, मतलब गलत नहीं करना है, लेकिन वो सवाल आपको सही भी आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्वीप में आपको ऐसे करना है। फिर दूसरे स्वीप में जाइए, फिर दूसरी बार जब आप क्वेश्चन पेपर में फिर से स्किम थ्रू करेंगे ना, फिर और 10 से 15 सवाल आपको आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते 2 घंटे होते हैं ना, पहला घंटा आपको कोशिश करना है कि 65 टू 70 ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा घंटा आप फिर रिलैक्स, मतलब हम लोग रिलैक्स हो जाता है कि 65 टू 70 क्वेश्चन अगर हम ऐसे ही निकाल लिए, तो फिर 70 टू 75 आई मीन 70 टू 90 क्वेश्चंस तो फिर नेक्स्ट आवर में आई थिंक आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस जो कि जिससे आपको ये समझ आता है कि आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। तो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे स्ट्रेंथ है, सपोज अलजेब्रा आपका स्ट्रेंथ है, तो दोस्तों उसको, उस टॉपिक को अलग से हटा के नहीं रखना है, उसको भी हर 3-4 दिन में ब्रश ऑफ थोड़ा थोड़ा करना है। और जो भी आपका वीक पॉइंट है, सपोज आपका ज्योमेट्री में कोई सवाल अटक रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स आप थोड़े मतलब अपने स्केड्यूल से निकाल के रखिए कि इसके भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक आपको जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है या जो भी करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप 1 महीने नहीं, आप एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने तक ही कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट करने के रश में मत रहिए, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, मेरा खुद का भी नहीं हुआ था। लेकिन बस उतना ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में क्या होता है, हम मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, मॉक टेस्ट आप जितना दीजिएगा आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने मतलब रियल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका मतलब उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। और तीसरी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल से करने हैं। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि एसएससी ज़्यादा पैटर्न से बाहर नहीं जाती है। वो आपका जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वही घुमा फिरा के दे देते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा लास्ट 5 टू 6 ईयर्स के जितने भी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे आप मतलब आपके रिवाइज करे हुए हैं। ओके, तो दोस्तों आई थिंक मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जहाँ तक हो मैंने बता दिया है। जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी मैंने आई थिंक सारे पॉइंट्स टच करे हैं। और ये ऐसा है कि आप अपना टाइम टेबल भी बनाइए। मेरे से तो मैंने जो भी एडवाइस करना था मैंने किया। अब आप अपना टाइम टेबल स्केड्यूल बनाइए, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने टाइम टेबल को ऐसा मत रखिए कि पूरे साल आप वही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। आप उसको हर 2 वीक्स में चेंज करते रहिए। जो जो टॉपिक्स आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसको आप अपग्रेड करते रहिए कि उसके टेस्ट देने हैं, या फिर जैसे कि आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है तो उसका एक स्पीड टेस्ट दे दो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद। तो मतलब प्रिपरेशन फेज़ में आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, और दोस्तों बस मेरी तरफ से तो इतना ही है। और फ़िलहाल आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस फेज़, स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं अभी इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैं दूसरे जो कैंडिडेट्स मेरे भाई बंधु हैं उनको मैं सजेशंस दे पा रही हूँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और दोस्तों मैंने ये बहुत दिन से मतलब 2 सालों से सपना देखा था कि मैं भी कभी यूट्यूब के इस साइड, मतलब स्क्रीन के इस साइड यूट्यूब पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँगी, आप लोगों को मैसेज दे सकूँगी, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी जर्नी बता सकूँगी। तो दोस्तों मैं तो अभी बस एंजॉय करना चाहती हूँ और अभी जॉइनिंग का वेट कर रही हूँ। और होपफुली मुझे अगर कोलकाता जोन मिल जाए
तो इट विल बी जस्ट चेरी ऑन द केक। और फ़िलहाल अभी मेरा कोई नेक्स्ट गोल नहीं है। मैं बस एक्साइज इंस्पेक्टर जो था, मुझे वर्दी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा डायनामिक जॉब इन्वायरमेंट चाहिए था, जो कि मुझे अभी मिलने वाला है कुछ महीनों में। तो बस भगवान की दया है, मेरी फैमिली की प्रेयर्स का असर है, मेरी मॉम का प्रेयर्स का असर है। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।